हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया और हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे नेशनलिज्म इंडिया में स्टार्ट हुआ है और इसको हमने स्टार्ट किया था। रोलेट एक्ट हमने देखा था कि रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। लोगों के मन में भी यह आ जाता है कि हम जो है इनको उखाड़ फेंकेंगे, और उसी के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हुए कि बहुत ही ज़्यादा जब एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों को एक साथ चलाया जाता है। तो चलिए हम देखेंगे कि वाई नॉन कॉपरेशन क्यों और इससे मतलब क्या है। सो वाई नॉन कॉपरेशन को यदि हम डिफाइन करेंगे तो महात्मा गांधी ने अपने बुक हिंद स्वराज में लिखा है। हिंद स्वराज जो है बुक महात्मा गांधी की है। 1909 में उन्होंने ये बुक पब्लिश करी थी और महात्मा गांधी ने ये बोला कि ब्रिटिशर्स यदि सक्सेसफुल हो पाए इंडिया में अपना रूल करने के लिए तो वो सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हो पाता है कि हमने उनको अपना कॉपरेशन दे रखा था। यदि हम अपना सहयोग, अपना कॉपरेशन उनसे वापस छीन ले तो ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। So, in his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. सिर्फ हमारे कॉपरेशन की वजह से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर पा रहे हैं and had survived only because of this cooperation. हमारे कॉपरेशन की वजह से ही वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। यदि इंडियंस उनको अपना कॉपरेट करना बंद कर दे तो ब्रिटिश रूल बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा। विद इन ए ईयर ये कोलैप्स कर जाएगा और हमारा स्वराज, खुद का राज जो है वो आ पाएगा। तो अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट? कैसे सहयोग ना करना, कॉपरेट ना करना है कितना बड़ा जन आंदोलन बन सकता है? गांधी जी ने इसको कई स्टेप्स में करने की कोशिश करी थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक आइडिया नहीं है, इसमें काफ़ी सारे आइडियाज जो हैं वो एक साथ आएंगे, तो ये मल्टीफोल्ड वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो एक एक उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे है। तो ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, जितने भी सरकार ने अवार्ड्स दे रखे थे, टाइटल्स दे रखे थे, किसी भी टाइप का टाइटल हो सकता है, सरकार की तरफ से आपको जो भी अवार्ड मिला है तो उसको सरेंडर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इट बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड। सरकार ने जो भी टाइटल्स दिए उनको वापस किया जाता है, उनको सरेंडर किया जाता है। इसके अलावा बॉयकॉट किया जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या फिर स्कूल्स हो, या फिर फॉरेन गुड्स हो। हर किसी चीज़ का बॉयकॉट किया जाता है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो बॉयकॉट होता है सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड द फॉरेन गुड्स, हर तरीके से बॉयकॉट किया जाता है, असहयोग किया जाता है। उसके बाद इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन ए फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च। और इन्होंने ये बोला कि अब की बार हम आंदोलन को वापस नहीं उठाएंगे, यदि सरकार ने हमको दबाने की कोशिश करी तो हम क्या करेंगे, एक लार्ज स्केल पे डिसोबीडियंट कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करेगा। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली बंधु हमने देखा था, उन्हीं में से शौकत अली जो है पूरे इंडिया का टूर करते हैं और वो जहां जहां पे भी जाते थे लोगों से अपना पॉपुलर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, इंडियंस से बातचीत करते हैं, उनको आंदोलन के बारे में बताते हैं और उनको अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं उनको अपने साथ। मैंने विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स। कांग्रेस के अंदर भी एक जैसे विचार नहीं थे, काफ़ी लोग जो है अलग अलग तरीके से सोचते थे, उनके प्रपोजल काफ़ी अलग थे। कुछ लोग जो है आने 1920 में जो काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि यदि हम हर चीज़ का बॉयकॉट कर देंगे तो पावर भी हमारे हाथ से चली जाएगी और हम बाहर से उतना ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज नहीं कर सकते जितना हम सरकार में रह के अपनी बात को उठा सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही दो टाइप के लोग आप देख पा रहे हो, पहला जो हर एक चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं और दूसरा जो काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। सो बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट करने से मना कर देना। द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट with people, participate in activity or buy use things usually a form of protest के तौर पे इसको किया जाता है। उनको ये लगता था they fear that movement might lead to popular violence। कुछ को ऐसा लगता था कि ये मूवमेंट जो है वायलेंस में बदल जाएगा। तो कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है, कांग्रेस के अंदर ही एक इंटेंस टसल चलता रहता है कि आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फॉर ए वाइल दे सीम टू मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स
एंड ओपोनेंट ऑफ द मूवमेंट। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं आती है। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक सेशन होता है। नागपुर सेशन में एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को फाइनली अडॉप्ट किया जाता है। दोनों के बीच में जो ओपोनेंट थे और जो सपोर्टर्स थे, दोनों के बीच में एक सहमति बनती है नागपुर सेशन ऑफ 1920 कांग्रेस के सेशन में, और ये बोला जाता है कि अब हम नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको हम स्ट्रांगली इम्पोज मतलब लगाएंगे, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो कैसे इसको किया गया, मूवमेंट को कैसे स्टार्ट किया गया, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कैसे ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स को कन्विंस करने में जो है कामयाब हो पाते हैं, तो हम देखेंगे। किया क्या जाता है, फॉरेन क्लॉथ जो था, बाहर से जो इंग्लैंड का कपड़ा बन के आता था, उसका बॉयकॉट किया जाता है। यानी कि अब से हम क्या करेंगे, विदेशी कपड़ा यूज नहीं करेंगे। तो जुलाई 1922 में फॉरेन क्लॉथ का जो है वो बॉयकॉट किया जाता है। नेक्स्ट, फॉरेन क्लॉथ को एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया। उनको ये देखा गया कि मतलब विदेशी कपड़े क्या है, वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चर डोमिनेशन को दिखाना है, तो हमें उसके डोमिनेशन को नहीं मानना है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉरेन क्लॉथ को हम नहीं मानते, हम फॉरेन कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम अपना खादी का कपड़ा यूज करेंगे। तो जैसे हमने यूरोपियन नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने क्या देखा था, लैंग्वेज को लेके उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। सेम ऐसे यहाँ पे ये क्या करें, फॉरेन क्लॉथ को चुना गया और उसको एक सिंबल के तौर पे माना गया कि ये वेस्टर्न डोमिनेंस को दिखा रहा है, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन को दिखाता है, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, अपना खादी का कपड़ा यूज करेंगे। सो इसमें भी अलग अलग डिफरेंट स्टैंड्स हैं, अलग अलग लोग अलग अलग मानते थे, शहरों में अलग था, गाँव में अलग था, वो सारा हम देखेंगे। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। जनवरी 1921 में ये स्टार्ट होता है। अलग अलग सोशल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी अपनी एस्पिरेशन अलग थी, अपना आइडिया अलग था, उससे मिलने वाला रिजल्ट भी सबका अलग था। यानी कि यदि मैं शहर में हूँ तो मेरी कोई अलग डिमांड होगी, जबकि गांव वाले लोग कुछ और चाहते थे, उनकी कुछ और डिमांड्स थी। All of them responded to the call of स्वराज, but the term mean different things to different people. सब चाहते तो स्वराज थे, लेकिन उससे अलग अलग तरीके के रिजल्ट चाहते थे। कोई किसान है तो वो चाहता था कि लैंडलॉर्ड मेरे ऊपर जो है टैक्स कम लगे। कोई यदि दूसरे उसमें है, पॉलिटिकल पार्टीज में है, तो उसको ये था कि हम जो है अंग्रेजों को उखाड़ फेंके, हमारे यहाँ ये हो जाए। तो वो डिफरेंट स्टेप्स हम देखेंगे। फीमेल्स की अपनी अलग डिमांड रहती है, तो सबका अपना अलग था। फर्स्ट हम देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में क्या होता है, तो शहरों में क्या हुआ, इसमें मिडिल क्लास लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल और कॉलेज होते थे, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजों का बॉयकॉट कर दिया जाता है, छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा जो हेडमास्टर थे, टीचर्स थे, वो भी रिजाइन दे देते हैं, सर्विस में जाना बंद कर देते हैं, सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते हैं। लॉयर्स ने क्या किया, लीगल प्रैक्टिस को करना शुरू, मतलब लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, कोर्ट में जाना बंद कर दिया, प्रैक्टिस या केस लड़ना उन्होंने बंद कर दिया। काउंसिल के इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाता है, एक्सेप्ट मद्रास में इसका बॉयकॉट नहीं हुआ, वहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी पूरे इंडिया में आप देखोगे तो काउंसिल के इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाता है। मद्रास में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स से मिलके बनी हुई थी, नॉन ब्राह्मण से मिलके बनी हुई थी, और उसको ये लगता था कि यही इकलौता एक चांस है कि हम पावर में आ सकते हैं। क्योंकि अब तक क्या होता था, अब तक ये होता था कि सिर्फ ब्राह्मण्स को एक्सेस होता था हर एक चीज में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का, जबकि अब इनको ये लगा कि अब हमें चांस मिला है, हम जो है सरकार में जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो जस्टिस पार्टी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है मद्रास में, क्योंकि उनको लगा कि यही पावर में जाने का असली मौका है। इसका इफेक्ट क्या आता है, इफेक्ट इसका इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो इसके इफेक्ट काफ़ी ड्रामेटिक आते हैं। सबसे पहले फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट कर दिया गया। पिकेट का मतलब होता है कि शराब की जितनी भी दुकानें होती हैं, ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। पिकेटेड का मतलब ये होता है कि एक मास डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा सरकार किसी दुकान का, ऑफिस का, फैक्ट्री का जाने का जो रास्ता होता है या उसका गेट जो होता है उसको बंद कर देते हैं। तो फोटो में भी जैसे दिखा रखा है, तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाता है, लिकर शॉप्स को पिकेट किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जगह जगह पे जो विदेशी कपड़ा था उसको जलाया जाता है। मतलब ये था कि हमें विदेशी कपड़ा पहनना ही नहीं है, तो उसकी मतलब
बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और गली में मोहल्ले में उसको चौराहे में जलाया जाता है ताकि लोग जो है उससे कुछ सीख पाएं कि हमें खादी का कपड़ा यूज करना है। तो फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स, आग लगा दी जाती है उनको। Import of foreign cloth become half between 1921 and 1922, its value dropping from 102 करोड़ to 57 करोड़। लोगों के ये स्टेप उठाने की वजह से कि उन्होंने विदेशी कपड़े की होली जला दी, उसको आग जला दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया, तो इससे फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट होता था इंडिया में, जो बाहर से कपड़ा आता था, वो लगभग आधा हो जाता। पहले 102 करोड़ तक का उनका रेवेन्यू जनरेट होता था और अब सिर्फ 57 करोड़ का होता, तो ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है ये। नेक्स्ट, कई जगह ऐसा होता है कि इन मैनी प्लेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। कई जगह पे जो भी मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करते थे, वो फॉरेन कंपनीज के साथ ट्रेड करने से मना कर देते हैं। जब ये स्प्रेड होता है, धीरे धीरे करके आंदोलन स्प्रेड होता है, तो पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। लोग जो है विदेशी कपड़ा बंद कर देते और सिर्फ खादी का हाथ से बना हुआ, हमारे यहाँ पे हैंडलूम में बना हुआ कपड़ा यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का जो प्रोडक्शन है, हैंडलूम का प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाता है। यदि विदेशी सामान का यदि हम इंपोर्ट कम होएगा तो एक्चुअली सीधी सी बात है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही होता है, इंडियन टेक्सटाइल मिल में प्रोडक्शन बढ़ जाता है हैंडलूम का। लेकिन धीरे धीरे करके ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाता है आंदोलन, धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाता है और उसके कई सारे रीजन्स थे। पहला रीजन ये था कि खादी पहनने में काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, जबकि मशीनों से बना हुआ कपड़ा एक तो हल्का भी होता था, लाइट वेट का होता था, साथ के साथ सस्ता भी होता था। तो फर्स्ट, खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन प्रोड्यूस मिल क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। खादी का कपड़ा बहुत महंगा होता था मिल के कंपैरिजन में, और आम जनता जो गरीब लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाउ कुड दे बॉयकॉट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग, तो वो कैसे लंबे टाइम तक उसको, भाई कपड़ा तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, अब नहीं तो 2-4 महीने बाद हमें खरीदना पड़ेगा, तो कैसे लंबे टाइम तक वो इस कपड़े का जो है बॉयकॉट कर पाते। सिमिलरली बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पॉज ए प्रॉब्लम। हमने देखा कि कोर्ट का बॉयकॉट किया जाता है, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, आर्मी, सबका बॉयकॉट किया जाता है। तो यदि मान लो कोई स्कूल या कॉलेज में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या हो, या तो अपनी सरकार का कोई स्कूल कॉलेज हो जिसमें जाके वो पढ़ाई कर पाए, या उसकी वहाँ पे जॉब गई है तो अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का, इंडियंस का खुद का इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर पाए। यदि ऐसा नहीं है तो आपकी तो जॉब भी चली गई है, आप क्या करोगे। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पॉज ए प्रॉब्लम। इससे दिक्कत क्या आती है, फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए कि मान लो हमने ब्रिटिश वाले कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी है तो इंडियंस का भी तो खुद का एक कोर्ट होना चाहिए जिसमें जाके हम प्रैक्टिस कर पाए। उस स्कूल में हमें पढ़ाई नहीं करनी है तो हमारा खुद का स्कूल होना चाहिए। जैसे हमारा फॉरेन क्लॉथ हमें नहीं पहनना तो हमारे पास खादी है, वो हम पहन सकते हैं। तो ऐसा ही ऑल्टरनेट होना चाहिए, ऑल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, लेकिन ये सेटअप नहीं करे जाते हैं ब्रिटिशर्स की जगह, तो उन्हीं के पास हमें वापस जाना पड़ता होता है जो भी लोगों ने किया था। दीज वर स्लो टू कम अप, ये बहुत कम थे। सो कुछ टाइम तो लोग नहीं जाते, लेकिन धीरे धीरे करके इनको अपनी जॉब पे वापस जाना पड़ता है। होता क्या है, टीचर्स एंड स्टूडेंट बिकेम ट्रिकिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स भी वापस आ जाते हैं, टीचर्स भी वापस आ जाते हैं अपनी जॉब के ऊपर, लॉयर्स भी जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, सड़क पे बैठे क्या करते। सो आंदोलन धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे कंट्री साइड क्या हुआ था, यानी कि ये हमने शहरों की बात देखी है, अर्बन एरिया में, टाउन और सिटी में देखा था। अब हम देखेंगे कि गांव में, कंट्री साइड में, अलग अलग हिस्सों में कैसा आंदोलन का रूप था। तो रेबेलियन इन द कंट्री साइड में हमने देखना है, इसका रूप कुछ अलग निकल के आता है। सो फ्रॉम द सिटी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, शहरों से ही गाँव में ये मूवमेंट जो है ये ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रगल था वो मोस्टली पीजेंट और ट्राइबल्स का हमें दिखाई देता है। It drew into its fold the struggle of peasants and tribal which were developing in different part of India in the years after the war. Peasants और ट्राइबल जो अलग अलग इलाकों में रहते थे, बढ़ते जा रहे थे, ये उनका है
इनके अवध में हम देखते हैं कि पीजेंट्स को बाबा रामचंद्र लीड करते हैं। ये एक सन्यासी थे जो फिजी में एक लेबरर के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो बाबा रामचंद्र के द्वारा इनका एक आंदोलन लीड किया जाता है, जो पहले फिजी में भी काम कर चुके थे। सो मूवमेंट यहाँ पे जो था, यानी कि जो अवध में ये बनाया गया है, रामचंद्र जी जो लीड कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो कंट्री साइड वाला मूवमेंट था, ये मोस्टली तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड के खिलाफ था। जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड क्या करते थे, किसानों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट की डिमांड करते थे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लैंडलेस होते हैं, मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं लैंडलॉर्ड की ज़मीन जो है वो किराए के ऊपर, पट्टे के ऊपर ले लेते हैं। तो ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बहुत ज़्यादा रेंट उनसे लेते थे और अलग अलग टाइप के सेस लगाते थे, यानी कि अलग अलग टाइप के टैक्स लगाते थे। तो कंट्री साइड में आंदोलन कैसा है, पहला ये पीजेंट्स का आंदोलन है और किसके खिलाफ है, तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ है, जो उनसे बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स वसूल करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेस लगाते थे। पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्मर विदाउट एनी पेमेंट। पीजेंट्स को बेगार के तौर पे वहाँ पे काम करना पड़ता था और बिना ही पेमेंट वो उनके खेतों में काम करते रहते थे। बेगार या बॉन्डेड लेबर हमने देखा होगा। बेगार का मतलब होता है लेबर दैट विलेज वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि फोर्सफुली आपसे काम कराया जाता है, अंडर प्रेशर आप काम करते हो और आपको बदले में कोई पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे पीजेंट्स को मतलब प्रेशर डाला जाता है कि एज ए बेगार के तौर पे, बॉन्डेड लेबर के तौर पे आप यहाँ पे काम करो। तो ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे कैद होके काम करते थे, बदले में कोई पेमेंट नहीं मिलती थी। टीनेट्स की बात करें कि जो पट्टे पे जमीन लेके, किराए पे जमीन लेके यदि खेती करे तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। टीनेट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कितने साल उन्होंने पैसा दे दिया लेकिन कभी भी दूसरे से ज़्यादा पैसा मिला उनको तो वो ज़मीन उसको दे दी जाती थी, तो इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द सीज लैंड, और उनके ऊपर जो लैंड है उनके ऊपर उनका कोई राइट भी नहीं होता था क्योंकि ये टीनेट्स हैं। तो पीजेंट्स यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे थे, पीजेंट्स की डिमांड थी सबसे पहले जो रिवेन्यू उसमें रिडक्शन हो जाए, टैक्स में रिडक्शन हो जाए, थोड़ा सा दाम जो है उसके सस्ते हो जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार में जबरदस्ती फोर्सफुली जो काम कराया जा रहा है और बदले में कोई पेमेंट भी नहीं दी जा रही है, तो हमें इस बेगारी से, इस टाइप की लेबर से मुक्ति मिल जाए, इसको अबोलिश करा दिया जाए। और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेस कर रहे हैं, उनका सोशली बॉयकॉट करा जाए। So, in many places, Nai, Dhobi, बंद वर ऑर्गेनाइज बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड द वॉशरमैन। तो जगह जगह पे पंचायत कराई जाती हैं और इवन जो नाई या धोबी जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, बाल काट रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी सर्विस देना बंद कर दिया। किनको सर्विस देना बंद कर दिया? लैंडलॉर्ड्स को। यानी कि एक पंचायत होती है कि कोई भी लैंडलॉर्ड को सर्विस नहीं देगा, कोई उनके बाल नहीं काटेगा, कोई उनके कपड़े नहीं धोएगा, बाकी सर्विस को भी बैन कर दिया जाता है। तो इस टाइप का आंदोलन होता है। Jawaharlal Nehru began going around the village in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance। 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू लोगों के पास जाते, इस फोटो में भी हम देख पा रहे हैं, और अलग अलग लोगों से बात करते हैं, उनकी ग्रीवांसेज को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर में अवध किसान सभा को स्टेब्लिश कराया मतलब अवध किसान सभा तो पहले ही बनी हुई थी, तो सेटअप करके हेड करा जाता है, यानी कि फाइनली ऑफिशियल तौर पे अवध किसान सभा को सेटअप किया जाता है। और इस बार जवाहरलाल नेहरू इसके हेड बनते हैं विद बाबा रामचंद्र एंड द फ्यू अदर्स। तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र जो पहले से ही इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और कुछ और सारे के सारे मिलके अवध किसान सभा को सेटअप किया जाता है। और ये क्या करेगी? किसानों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। लगभग 1 महीने में ही 300 से ज़्यादा ब्रांचेज अवध किसान सभा की अलग अलग गांवों में खोली जाती हैं। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। So अगले साल जब non-cooperation movement चल रहा था, तो कांग्रेस का क्या था कि अब हमें क्या करना है, जो हमने अवध किसान सभा बनाई है, जो किसान है, पीजेंट्स है, उनको भी हमें अपने आंदोलन से जोड़ लेना है, ताकि हमारा आंदोलन जो है वाइड लेवल पे हो जाए, हमारे आंदोलन को एक वाइड मास बेस मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात को
को पहुंचा पाए। तो जवाहरलाल नेहरू और बाकी कांग्रेस के लीडर्स जो हैं अवध पीजेंट्स के साथ भी बात करते हैं और अपने आंदोलन को और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पे फैलाने की कोशिश करते हैं। पीजेंट्स मूवमेंट हाउएवर डेवलप इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। लेकिन ये जो पीजेंट्स मूवमेंट था इसका अलग ही डायरेक्शन में ये निकल जाता है जैसा कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस के लीडर्स नहीं चाहते थे। मूवमेंट 1921 में स्प्रेड होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी तालुकदार्स थे, मर्चेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके घरों के ऊपर अटैक किया जाता है, बाजारों को लूटा जाता है, जो भी ग्रेन होर्ड होते थे उनको छीन लिया जाता है, यानी कि जो जहाँ पे भी ग्रेनरी को स्टोर किया गया था उनके ऊपर अटैक बोल के फूड ग्रेन्स को छीन लिया जाता है, ले जाते हैं लोग। कई जगह पे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि गांधी जी क्या करेंगे। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है और दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाएगा, यानी कि ऐसी अफवाह फैला दी जाती है, गलत लोगों के अंदर बात फैला दी जाती है कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स पे नहीं करना है और साथ के साथ हमें भी अपनी ज़मीन वापस मिल जाएगी, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि ऐसा नहीं था। सो द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। तो महात्मा गांधी का नाम हम कह सकते हैं कि कुछ भी करना है, टैक्स कम कराना है, कुछ भी करना है, महात्मा गांधी के नाम का यूज किया जाता है, उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वोक किया जाता है, परसुएड किया जाता है। तब रिबेलियन होना शुरू हो जाते हैं। ट्राइबल्स पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। किसानों ने उसको अलग तरीके से लिया। हमने देखा किसानों ने क्या देखा कि हमें टैक्स नहीं देना है, हमें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। ट्राइबल्स ने, आदिवासियों ने गांधी जी के मैसेज को कुछ और ही डायरेक्शन में समझ लिया, कुछ और ही तरीके से समझ लिया। जैसे उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया इस मैसेज को, जो गोदेम हिल्स होती थी आंध्र प्रदेश की, वहाँ पे मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो जाता है 1920 में। और इस टाइप का आंदोलन जो है कांग्रेस अप्रूव नहीं करती थी, क्योंकि गोरिल्ला जो है वो वायलेंस के तरीके से काम कराएंगे, जबकि कांग्रेस जो है नॉन वायलेंस के वजह से काम करती है। तो गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो जाता है अर्ली 1920 में, और इसको कांग्रेस जो है बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करती थी। As in other forest regions, the colonial government has closed large forest area। जैसा बाकी जंगलों के साथ किया गया था, सेम यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनसे उनका फॉरेस्ट एरिया जो है वो छीन लिया गया था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जितने भी ट्राइबल्स थे उनसे उनका फॉरेस्ट एरिया जो वो छीन लिया गया। इनको फॉरेस्ट के एरिया में एंट्री करने से रोक दिया जाता है। ये वहाँ पे अपनी गाय भैंसों को नहीं चरा सकते हैं, तो कैटल ग्रेजिंग को मना किया जाता है। वहाँ पे जो भी ये लकड़ियाँ, बीज वगैरह इकट्ठा करते थे, फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे, उससे इनको रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस एनरेज द हिल पीपल। इससे लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग जो है जंगल को ही अपना घर मानते हैं। उनको लगता है ये हमारी ही धरोहर है, हमें अपने जनरेशन टू जनरेशन फोर फादर से मिली है, और यदि कॉलोनियल गवर्नमेंट हमसे ये छीन रही है तो बहुत गलत कर रही है, हम उसके खिलाफ जो है हथियार उठा लेंगे। इससे क्या हुआ, इससे उनकी सिर्फ लाइवलीहुड नहीं इफेक्ट होती है, आजीविका नहीं इफेक्ट होती है, उनका जो ट्रेडिशनल कल्चर है जो वो जनरेशन टू जनरेशन दूसरों में फैलाए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिनाइड हो जाता है। सो नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड। यानी कि उससे सिर्फ उनकी लाइवलीहुड नहीं इफेक्ट होती है, उनको ये लगता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो ट्रेडिशनल राइट हमें मिला हुआ है, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं डिनाइड किया जा रहा है। तो जब गवर्नमेंट ने इनको फोर्स किया, पहला इनको जंगलों में, फॉरेस्ट में एंट्री करने से मना कर दिया गया। दूसरा, जब इनको ये बोला गया कि आप कंट्रीब्यूट करो, बेगार के तौर पे हमारे पास काम करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना लेबर देना है, बेगार के तौर पे काम करना है, बदले में कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इससे जो पहाड़ी लोग हैं, हिल पीपल हैं, वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत मेन फिगर जो है वो निकल के आते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू। ये एक नई टाइप के लीडर यहाँ पे निकल के आते हैं। ये क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर हैं, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, इनके पास स्पेशल पावर्स हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उनकी हेल्प से बता सकते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है, लोगों का भविष्य पढ़ सकते हैं। साथ के साथ मेरे पास ऐसे कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिससे मैं लोगों को जो है वो ठीक कर सकता हूँ। इवन वो जो है सर्वाइव कर जाएंगे, बुलेट शॉट्स भी लग जाएंगे तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस टाइप की इन्होंने अपना जो है वो क्लेम कर रखा था।
कैप्टिवेटेड बाई राजू द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसके मतलब आप कहोगे कि इसकी इमेज से प्रसन्न होकर लोग सोचते हैं कि ये सच में भगवान के एक मसीहा के तौर पे निकल के आया है और ये हम लोगों को आज़ाद करा देगा। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू जो है महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में भी बात करता है और ये उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। ये लोगों को परसुएड करता है कि उनको खादी ही पहनना है और जो भी ड्रिंकिंग है उसको स्टॉप कर देना, यानी कि जो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फीचर्स थे उनको भी इसमें डालने की कोशिश करी जाती है। लोगों को मनाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खादी का यूज करो ताकि हमारा डोमेस्टिक जो हैंडलूम सेक्टर है वो और ज़्यादा उसके प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो पाए और हमें क्या करना है कि ड्रिंक वगैरह नहीं करना। इस टाइप के ये लोगों को लिबरेट करते हैं, परसुएड करते हैं लोगों को। At the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। साथ के साथ अल्लूरी सीताराम राजू का ये भी कहना था कि इंडिया को आज़ाद कराया जा सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का यूज करेंगे। सिर्फ हम गिड़गिड़ाते रहेंगे या हाथ जोड़ते रहेंगे ब्रिटिशर्स के सामने, नॉन वायलेंस के तरीके पे, अहिंसा के तरीके पे काम करेंगे तो हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं। यानी कि फ्रीडम के लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। ये एग्रेसिव वे में काम करना चाहते हैं जो कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी, गांधी जी की पॉलिसी नहीं थी। द गुदेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये हिंसा में विश्वास करते हैं। तो गुदेम जो रेबल्स थे इन्होंने क्या किया, पहाड़ी लोगों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया, साथ के साथ बहुत से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये मार देते हैं। ये गुरिल्ला वारफेयर, जो गुरिल्ला एक्टिविटीज होती हैं उनका यूज करते हैं अपने स्वराज को अटेन करने के लिए। हालांकि 1924 में इनके लीडर अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है 1924 में। उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू, आज के टाइम पे भी लोग इसको याद करते हैं, ट्राइबल्स के लीडर के तौर पे इनको याद करते हैं, एक फोक हीरो बन जाते हैं जिससे लोग इंस्पायर हो पाए नेशनलिज्म की फीलिंग को कि किसी ने हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। तो बच्चे, हम ये वाली जनरेशन जो है उनसे अभी भी सीखते हैं और इनको याद किया जाता है एक हीरो के तौर पे। सो ये ऐसा था। नेक्स्ट है स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशन में स्वराज कैसा था, टी के प्लांटेशन, कुछ प्लांटेशंस होते थे तो वहाँ पे स्वराज का मीनिंग कुछ और था। हम देख रहे हैं कि पीजेंट्स में स्वराज का मीनिंग क्या है कि टैक्स को कम करना है, लैंडलॉर्ड जो है उनके ऊपर जो है कम से कम टैक्स लगाएं, साथ के साथ जो है उनको उनकी ज़मीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए। ट्राइबल्स में हमने क्या देखा कि ट्राइबल्स चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट के एरिया में उनको एंट्री मिल जाए, कॉलोनियल गवर्नमेंट उनसे उनके जंगल ना छीने। अब हम देखेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स में स्वराज का क्या मानना था। स्वराज इन द प्लांटेशंस, सो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशन ऑफ स्वराज। प्लांटेशंस में जो है वर्कर्स की अपनी अलग ही थिंकिंग थी, वो अलग तरीके से सोचते थे। तो असम के प्लांटेशन वर्कर्स की हम बात करते हैं, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होता था। उनके लिए फ्रीडम का मतलब है कि वो फ्रीली घूम सकते हैं। उनको पहले एक कन्फाइंड स्पेस में जो है बंद किया जाता था, उसी में वो बंद रहते थे। तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि वो घूम फिर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं उसका। इट मीन रिटेनिंग ए लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। तो घूमने फिरने का मतलब क्या है कि अब वो अपने गांव में भी जा सकते हैं जहां से उनको जबरदस्ती लाया गया है यहाँ पे, वो अपने गांव में भी विजिट कर सकते हैं। इतना ही उनके लिए फ्रीडम का मतलब था, यानी कि इन प्लांटेशंस से हमें जाने को मतलब बाहर जाने दिया जाए और हम अपने गांव में गांव के लोगों से, अपने गांव के घरों को देख पाएं जहां से हम लोग जो है निकल के आए हैं। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ऐसा क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था 1859 का, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, जिसके थ्रू जो प्लांटेशन वर्कर हैं चाय के बागान को बिना परमिशन के छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो इसको बोला जाता है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, यानी कि जिसके बाद जिसकी वजह से प्लांटेशन वर्कर जो है वापस अपने घर नहीं जा सकते थे, टी प्लांटेशंस को, टी गार्डन्स को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते थे। बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, परमिशन लेने पे जा सकते हैं अपने गांव में, लेकिन इनको परमिशन ही नहीं दी जाती थी तो बहुत रेयर परमिशन होती थी, एक आधी बार दी जाती थी साल में, इनफैक्ट परमिशन नहीं होती थी। सो जब उनको पता चलता है कि ऐसा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा है, सो थाउजेंड ऑफ वर्कर
डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। जब उनको पता चला कि गांधी जी ऐसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं तो वो भी कॉपरेट करने से मना कर देते हैं और सब अपना सामान लेके अथॉरिटीज के उसको डिफाइड कर देते हैं, उनके लॉज को मानने से मना कर देते हैं और अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। प्लांटेशंस को, जो गार्डन्स थे टी प्लांटेशंस के, उनको छोड़ देते हैं और वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। दे बिलीव दैट गांधी जी वॉज कमिंग, उनको लगा कि गांधी राज आ रहा है एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। मतलब वही है कि हर लोग अपने तरीके से, अलग तरीके से सोच रहे हैं, जबकि गांधी जी का अलग था स्वराज। उनको लगा कि गांधी राज आ रहा है, हम अपने गांव जाएंगे और वहीं पे हमें जो है अपनी जमीनें दे दी जाएंगी। लेकिन वो कभी भी अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाते हैं। रास्ते में उनको जो है वो पकड़ लिया जाता है सरकार के द्वारा। जब वो स्ट्राइक कर रहे थे पुलिस पकड़ लेती है और उनको बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है, अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। सो द विजन ऑफ दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। कांग्रेस का प्रोग्राम ने इन विजन को डिफाइन नहीं किया था। उनके लिए नॉन कॉपरेशन कुछ और तरीके से था, जबकि चल कुछ और रहा था। हर कोई अपने तरीके से उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो कांग्रेस ने क्या किया था, दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिंग इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल टेरबल्स वुड बी ओवर। यानी कि लोगों ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने ही हिसाब से इमेजिन कर लिया। उनको लगा कि शायद ऐसा एक राम राज्य आ जाएगा जिसमें कोई सफरिंग्स नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस जिस हिसाब से स्वराज ले रही थी, जिस हिसाब से नॉन कोऑपरेट कर रही थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरीके से उसको छोड़ दिया जाए। तो लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को जो है रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। येट व्हेन द tribals chanted Gandhiji name and raised slogan स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitations। तो ये है कि जब वो स्वतंत्र भारत का नाम ले रहे तो वो एक टाइप एजिटेशन की बात कर रहे हैं, अपने आप को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। When they acted in the name of महात्मा गांधी और link their movement to that of the Congress, they were आइडेंटिफाइंग विद ए मूवमेंट विच वर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो जब ये कह रहे तो उनको लग रहा है कि उनकी लोकेलिटी से नहीं, जबकि पूरे भारत में जो है ये आंदोलन होगा। बाद में होता क्या है कि चोरा चोरी, गोरखपुर यूपी में एक जगह है जहाँ पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न्ड इनटू ए वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। पहले पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, लेकिन बाद में वो एक वायलेंट क्लैश का फॉर्म ले लेता है, पुलिस के साथ हाथापाई हो जाती है, लोग पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। और जब महात्मा गांधी को चोरा चोरी के बारे में पता चला था तो महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, रोक देते हैं। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, कौन से इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, चोरा चोरी, जो पीसफुल था लेकिन बाद में वायलेंस में बदल गया था, पुलिस के साथ हाथापाई हो गई थी, जला दिया गया था पुलिस स्टेशन। तो हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो यहाँ पे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो ये हम देखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वजह से खत्म किया गया है, क्योंकि ये पीसफुल तरीके से चलाया जाना था, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे वायलेंस का यूज किया जाता है और गांधी जी इससे परेशान हो गए, क्योंकि उनको तो ये था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना है और इसको गांधी जी खत्म कर देते। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा।